नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड देश के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पर्यावरणीय सेवाओं की तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड देश को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है। इसमें अकेले वनों का योगदान लगभग 1 लाख करोड़ का है, जिसके लिए राज्य ने अपने 70% से ज़्यादा हिस्से को जंगलों के लिए आरक्षित किया हुआ है। गंगा यमुना जैसी नदियों से देश के अन्य हिस्सों को मिल रही सेवाओं से सभी वाकिफ हैं। पर्यावरण संरक्षण में इतनी अहम भूमिका निभाने के बावजूद इस हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के हितों और विचारों की अब तक एक प्रकार से अनदेखी ही होती आई है। ऐसे में हिमालय के संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। राज्य से 3.5 लाख से ज़्यादा स्थानीय निवासियों के पलायन और 1702 गांवों के वीरान होने से यह प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि यदि यहाँ व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो हिमालय का संरक्षण कौन करेगा। रही सही कसर पूरी कर दी है। पर्यावरण और विकास के मध्य सामंजस्य के अभाव ने। ऐसे में हिमालय की सेहत नासाज हो रही है, जिसके दुष्परिणाम निरंतर आपदाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके सरकारें चेत नहीं रही हैं। ऐसी नीतियों का अभी अभाव है जिससे हिमालय की सेहत भी अच्छी रहे और स्थानीय जन की भागीदारी के साथ विकास का पहिया भी घूमता रहे। हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद से ही यहाँ बागवानी को महत्व देने की बात कही जा रही है। इससे आर्थिकी सशक्त होगी तो पारिस्थितिकी भी, लेकिन यह सब ख्वाब ही रहा है। मूलभूत सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यही नहीं, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भागीदारी निभाने के बावजूद स्थानीय निवासियों को वने से हक हकूक तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक मसले फिजा में तैर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस हिमालयी क्षेत्र के लिए समावेशी नज़रिए की आवश्यकता है। प्रकृति ने यहाँ मुक्त हाथों से संसाधन दिए हैं। इनके
उपयोग को ऐसी नीतियों की दरकार है जिससे संसाधन सुरक्षित रहें और विकास का क्रम चलने के साथ ही स्थानीय समुदाय के हितों का भी संरक्षण हो सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना महामारी से निपटने की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। हर दिन संक्रमण और संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े नई ऊंचाई छू रहे हैं। कहा जा रहा है कि जांच में तेजी आने के कारण संक्रमितों की पहचान भी तेजी से हो रही है, इसलिए आंकड़े कुछ बढ़े हुए दर्ज हो रहे हैं। पर कुछ लोगों को शिकायत है कि जांच में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी असंतोष व्यक्त किया है कि कुछ राज्यों ने जांच के मामले में मुस्तैदी नहीं दिखाई, जिसके चलते वहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। जब जांच में तेजी नहीं आ पा रही, तब कोरोना के मामले दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसमें और तेजी आने पर क्या स्थिति सामने आएगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले एक सप्ताह में भारत में कोरोना के मामले दुनिया में सबसे अधिक दर्ज हुए। अमेरिका, ब्राजील जैसे उन देशों को भी पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ गए हैं, जहां दुनिया में अभी तक सबसे अधिक मामले दर्ज हो रहे थे। यह निस्संदेह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बंदी और सामाजिक दूरी के पालन को लेकर सख्ती आदि उपाय आजमाए जा चुकने के बाद भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो इस पर काबू पाने के लिए कोई नई और व्यावहारिक रणनीति बनाने पर विचार होना चाहिए। यह सही है कि जांच में तेजी आएगी तो संक्रमितों की पहचान भी जल्दी हो सकेगी और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। मगर जांच के मामले में राज्य सरकारों का रवैया कुछ ढीला ढाला ही नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने जरूर इजाज़त दे दी है कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी लोग खुद जांच करा सकते हैं। दिल्ली में जांच के केंद्र कुछ अधिक हो सकते हैं, पर दूसरे राज्यों में जांच की सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं है कि लोग उनका लाभ उठा सकें। दूर दराज के उन गांवों के लोगों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं या फिर जिन गांवों तक सड़क भी नहीं पहुंची है और लोगों को मरीज को चारपाई पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। वे तो इसी आस में हैं कि सरकारी सहायता मिले और उनकी मुफ्त जांच हो सके। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में संक्रमितों के स्वस्थ होने की रफ्तार अधिक और मौतों का आंकड़ा बेशक हमारे यहाँ कम हो, पर इस आधार पर लापरवाही
बरतने का मौका नहीं मिल सकता। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आरटी-पीसीआर जांच सबसे बेहतर है, मगर इसके साथ त्वरित एंटीजेन परीक्षण भी चल रहे हैं। यह परीक्षण भरोसेमंद नहीं है। इस परीक्षण में अगर नतीजा निगेटिव आता है तो उसका आरटी-पीसीआर जांच कराना जरूरी है, मगर राज्य सरकारें इसे गंभीरता से नहीं लेती देखी जा रही। कई राज्य सरकारों का कहना है कि इस महामारी से पार पाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी इसके लिए गुहार लगाई थी, पर निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में यह ठीक है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर राज्य सरकारों को ही अगली कतार में लड़ना है, पर उन्हें जरूरी संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने के मामले में केंद्र को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जिस तरह तनातनी चल रही है और अब उसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है, वह बहुत सारे लोगों के लिए एक अप्रिय अनुभव है। कंगना के दफ्तर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी ने गैर कानूनी तरीके से निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की, तो यह तनातनी बदले की भावना में प्रकट हुई। दरअसल दोनों के बीच तनातनी पिछले करीब 3 महीने से चल रही है, जो निरंतर बढ़ती गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना ने पहले मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि वह ठीक से जांच नहीं कर रही है। साथ ही कड़े शब्दों में यह भी कह दिया कि मुंबई में जिस तरह की कानून व्यवस्था हो गई है, उससे तो यही लगता है कि वह पाक अधिकृत कश्मीर बन गया है। यह बात शिवसेना के नेताओं को चुभ गई। इस पर सरकार के एक मंत्री ने भी तल्खी भरे शब्दों में कह दिया कि अगर कंगना को ऐसा लगता है तो उन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए। उसके बाद तो तल्ख बयानबाजियां चलती रहीं। फिर नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर कंगना ने कुछ अभिनेताओं के नाम लेते हुए कहा कि वे भी ड्रग्स लेते हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाहे तो वे उसकी मदद कर सकती हैं, मगर इसमें उनकी जान को खतरा है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सुरक्षा सुविधा मुहैया करा दी। यह सारा घटनाक्रम अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बहुत सारे लोगों को कंगना के बयानों के पीछे केंद्र की सह दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कंगना सक्रिय राजनीति में उतरना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से यह मुठभेड़ मोल ली है। जो हो, राजनीति में जाना एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए किसी व्यवस्था की आलोचना करना कंगना का संवैधानिक अधिकार है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में मर्यादाएं दोनों तरफ से
टूटी हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार एकदम से इतनी तल्ख क्यों हो उठी कि कंगना के बयानों के बाद उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाइयों का अभियान सा छेड़ दिया। उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि सरकार के गृह मंत्री ने खुद कंगना के खिलाफ ड्रग्स लेने का आरोप लगाते हुए जांच का आदेश दे दिया। ऐसा उन्होंने कंगना के कई साल पहले किसी साक्षात्कार में कही किसी बात का हवाला देते हुए किया। सवाल है कि इतने साल वे इस मामले में चुप्पी क्यों साधे रहे। जहां तक बीएमसी की कार्रवाई की बात है, उसे अवैध निर्माण गिराने का पूरा अधिकार है, पर उसे ऐन इसी वक्त यह कदम उठाने की क्यों सूझी? इससे पहले क्या उसे इसकी जानकारी नहीं थी? स्पष्ट है कि यह कदम बदले की भावना से और कंगना को सबक सिखाने के मकसद से उठाया गया। इस समय महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है, जिससे पार पाना सरकार के लिए चुनौती साबित हो रहा है, मगर उस पर ध्यान देने के बजाय वह एक अभिनेत्री से दुश्मनी निभाने में वक्त जाया कर रही है। इससे उसे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला सिवाय बदनामी के। उधर कंगना ने भी अपने बयानों में जिस तरह के शब्दों और लहजे का इस्तेमाल किया कर रही हैं, उसे लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं कहा जा सकता। संयम और विवेक की उपेक्षा दोनों पक्षों से की जाती है। स्टॉप।